गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस इंग्लिश क्लास में। आप काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे। आज क्लास थोड़ी देरी से शुरू हो रही है ख़राब मौसम के कारण, सो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। गुड इवनिंग सुशील एक्स कुमार, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि क्लास पहले लेट है और आज हम सीधी यहीं से स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? चलिए, कुछ सेंटेंसेस हैं एरर डिटेक्शन के लिए, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सेंटेंसेस में एरर फाइंड करनी है, बताना है कहाँ इसमें गलती है। हो सकता है सेंटेंस राइट भी हो। कल हम टॉपिक कर रहे थे कॉजेटिव वर्ब्स और सारे सेंटेंसेस कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड थे। सारे सेंटेंसेस एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, कॉजेटिव वर्ब्स। हमने उसको सीखा। आपने जाते समय थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी टॉपिक को सेटिस्फैक्टरी बताया था कि हमें समझ में आ रहा है। आज सेंटेंसेस मिक्स हैं और हमारे पास वक्त हुआ तो कल के बचे हुए सेंटेंसेस भी हम बाद में साथ में लाएंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। ही विल कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। ही विल कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। मीनिंग आप जान चुके होंगे। मीनिंग बनता है अगले साल तक वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। मीनिंग ये बनता है। तो आपका आंसर, क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहे हैं और पहला आंसर आया, सही आया। देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर टाइम को देखते हुए दूसरे स्टूडेंट्स देख लिया करें क्योंकि वक्त थोड़ा कम है यहाँ, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। आपने देख लिया, अगर आपने सोच लिया है, आंसर टाइप भी कर दिया है, आपके मन में है कि मुझे ये टाइप कर देना चाहिए, तो भी काफ़ी है। आपने पहचान लिया वो गलत है या सही, हम यहाँ बता रहे हैं। बाय नेक्स्ट ईयर, टाइम एंड टेंस से ली गई बात, टाइम को देख के सही टेंस चुनिए। अगले साल तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ, इस तरह के दिए टाइम में हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर बात किधर जा रही थी? फ्यूचर की तरफ, इसलिए हमने चुना विल कंप्लीट की जगह विल हैव कंप्लीटेड। सही आंसर दिया गया है। एस पी चालिया ने आंसर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द सेंटेंस इज, he knows very well that he need to work hard to pass the exam. वो अच्छी तरह जानता है कि उसको मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी है एग्ज़ाम पास करने के लिए। ये सेंटेंस का मीनिंग बनता है। तो मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे और आंसर भी करेक्ट आएगा क्योंकि टॉपिक्स आपने कर लिए हैं। अब उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम सेंटेंसेस सामने ला रहे हैं और हर सेंटेंस में एरर क्या है आप पहचान सकते हैं और पहचान भी रहे हैं। खुशी की बात है कि आप ज़्यादातर आंसर्स अब राइट दे रहे हैं। करेक्ट आंसर आ चुका है। ही नोज, वर्ब जब आई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ही नोज वेरी वेल दैट ही नीड्स टू वर्क आना चाहिए बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू दैट द वर्ब शुड बी in the same sense, in the same sentence, in the same according to the subject it should come. सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए तो नीड्स आएगा। he needs to work hard। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वर्ब के साथ और टेंस चल रहा होता है सिंपल प्रेजेंट, कोई एक आधा स्टूडेंट बैठा होगा नहीं पता जिसको, सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और सेंटेंस जो चल रहा है वो सिंपल प्रेजेंट, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, इसलिए हमने नीड्स किया। ठीक है, चलिए। द जज आस्क्ड हिम इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 2000 रुपीज। द जज आस्क्ड हिम, टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा कौन से टॉपिक से लिया जा रहा है। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा। चलिए, मैं सेंटेंस तो बोल ही चुका हूँ, आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड्स में
पहले 2 आंसर्स दिए गए हैं, सही दिए गए हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स भी ट्राई करें, है ना। एक ही स्टूडेंट अगर आंसर दे रहा है, बाकी चाहे आंसर आपका रॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं, रॉन्ग जा रहा है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा, मुझे भी पता चल जाए कि स्टूडेंट्स यहाँ अवेयर हैं, ये होना चाहिए, और मैं फिर उतना एक्सप्लेन कर सकूँ। आप हो सकता है आंसर सारे राइट लेके बैठे हों और मैं यहाँ एक्सप्लेन करता घूम रहा हूँ उसको, है ना। टीचर फालतू टाइम दे रहे हैं वहाँ, जबकि आंसर सबने पहचान लिया है। द जज आस्क्ड हिम इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 2000 रुपीज़। आपको पहले मैंने बताया, हाँ, लोकेशन सही फाइंड की है चालिया जी, लोकेशन आपने सही फाइंड की है, यही गड़बड़ है। लेकिन ज़रा देखें ये टेंस किधर जा रहा है। अगर इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न पे आएगी बात। वो ये नहीं पूछेंगे कि मिस्टेक कहाँ है, वो ये पूछेंगे इसको रीराइट करके बताइए। तो यहाँ थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, क्योंकि सारे सेंटेंस का मीनिंग पास्ट में है। द जज आस्क्ड, पास्ट की बात है। इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, जो उसने बैग खोया था, जो उसका बैग खोया था, ही हैड लॉस्ट कंटेन्ड 2000 रुपीज़ होना चाहिए। कंटेन्स की बजाय क्या होना चाहिए? कंटेन्ड। लोकेशन आपकी सही थी, और बोलने में कंटेन्स कुछ ठीक भी लगता है, लोकेशन सही थी, है ना, ये आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। और मैं थोड़ा ज़्यादा तेज हूँ तो भी मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा तेजी इसलिए स्पीड में हूँ कि क्लास पहले लेट हो चुकी है, आप आंसर पहचान रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा जल्दी बता दिया जाए। चलो, अगर ऐसा ज़रूरत है कि थोड़ा सा धीमा बताएं, रुक के बताएं, तो भी चलेगा। द सेंटेंस इज, अगर आप बड़ों का आज्ञा पालन नहीं करते, जीवन में आप सफल नहीं होंगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप अपने बड़ों का आज्ञा पालन नहीं करते, कहना नहीं मानते, उनके कहने पे नहीं चलते, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अच्छा, कोई बात नहीं, यही तो ब्यूटी है इंग्लिश की, कि जो चीज़ बुक्स में हमें बताते हैं ना, एवरीडे लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन हम देखते हैं ये सिंपल पास्ट में भी आने शुरू हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। इसलिए वो ठीक है, लोकेशन आपने सही फाइंड की थी, लेकिन वो कंटेन होना चाहिए। मान लीजिए ये जो बैग खोया था, टाइम तो नहीं बता रखा, ये 6 महीने पहले की बात हो, जो बैग आपका खोया था, जज पूछ रहा था, जज ने पूछा, जो बैग आपका खोया था पहले की बात, उसमें 2000 रुपये थे कि उसमें 2000 रुपये हैं? तो बात पास्ट में जा रही थी, इसलिए हमने कंटेन किया, ठीक है। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, पहचान लिया? वुड नॉट। अब प्रेजेंट में है, अब ये प्रेजेंट में चल रहा है ना। अब हम गड़बड़ कर रहे हैं कि इसका पास्ट में आंसर दे रहे हैं। अनलेस से स्टार्ट है, ठीक है, बहुत इजीली पहचान लेते हैं आप, एक बार बोल के देखिए, वहीं से गड़बड़ समझ में आ जाती है। अनलेस भी लगा है, और उसी क्लॉज के अंदर नेगेटिव करने वाले वर्ड्स भी लगे हैं। करेक्ट, अब सही आया है। अनलेस यू डोंट नहीं, अनलेस यू ओबे। जिन स्टूडेंट्स को कम पता हो, नए स्टूडेंट्स हों, नई पहले क्लासेस लगाई, उनके लिए ये कंडीशनल सेंटेंस लिखा है, और कंडीशनल में जब आप इफ़ की जगह ऐसे वर्ड्स लगाते हैं जो पहले से नेगेटिव हों, जैसे अनलेस, अनटिल, पहले से नेगेटिव हों, तो उसी क्लॉज के अंदर नॉट नहीं आना चाहिए, इसलिए डोंट कट होगा। तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स। एक सेंटेंस इसके बराबर सुनिए, एक सेंटेंस इसके बराबर सुनिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ये स्टूडेंट्स को कह रहे हैं हम, अनलेस यू वर्क हार्ड, कान खोल के सुन लीजिए, यहीं से मैंने अपना कंडीशनल स्टार्ट किया था। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास।
अगर हम ऐसे बोलते हैं अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो डबलिंग कर दी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो मेंशन, नो नीड टू से सॉरी, है ना। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है किसी के लिए। हम ये देख रहे हैं कि आपका उस टाइम इतनी देर में लोकेशन सही जाती है या आंसर भी ठीक जाता है। तो हम कहीं इधर उधर होते हैं, उसी के लिए तो प्रैक्टिस चल रही है कि एग्जाम में नहीं हो, बस, और कोई बात नहीं। अनलेस यू, आंसर मैंने दे दिया, ओबे योर एल्डर्स यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। तो मैं इसके बराबर का सेंटेंस बोल रहा था, अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका अपने आप में मीनिंग बन गया अगर तुम मेहनत नहीं करते, क्योंकि अनलेस का मीनिंग जो होता है वो होता है इफ नॉट। तो नॉट पहले आ चुका अंदर, इसलिए डोंट वापस नहीं, उसी क्लॉज में नहीं आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं कि अच्छा अनलेस आ गया तो फिर पूरे सेंटेंस में नोट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हम, आगे नोट है वो देखिए, उसको तो नहीं हटा रहे, उसी क्लॉज के अंदर। क्लॉज कहां खत्म होता है? अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स। यहां एक क्लॉज खत्म, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, ये दूसरा क्लॉज चल रहा है। तो उसी क्लॉज के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना, सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे। He has worked hard to pass the exam last year, but he failed. मुझे लगता है इजी होना चाहिए आपके लिए। मीनिंग भी देख लिया करें, क्या मीनिंग जा रहा है, टेंस देखें किधर जा रहा है, थोड़ा सा ये चीज देख ली। He has worked hard to pass the exam last year, but he failed. पिछले साल मेहनत तो की लेकिन फेल हो गया, किसी की बात हम कर रहे हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए? सारे के सारे आंसर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल पे देख रहे होंगे तो SP चालिया, SP चालिया, एक बीच में रैंडम वीडियोस अब आना शुरू हुए हैं। ठीक है सर, नोट नहीं आएगा आई थिंक, ठीक है, पिछले सेंटेंस की बात हो रही है, ओके। रैंडम वीडियोस लिखते हैं, हेड आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लोकेशन देखें, टाइम एंड टेंस में ये दो से स्टूडेंट्स ने कहा हेड आएगा, है ना। तो थोड़ा सा वापस देखें सेंटेंस को। टाइम एंड टेंस में आप भूल रहे हैं कि जब किसी सेंटेंस में टाइम लास्ट ईयर, लास्ट करके दिया होता है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाना चाहिए। हेड नहीं आएगा, इट मीन्स नहीं आएगा। ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम लास्ट ईयर बट ही फेल्ड आएगा। समझ गए? SP चलिए, ये ज्यादा गलत हो गया, हेड फेल्ड ज्यादा गलत हो गया हमसे। आप ये देखिए, लास्ट ईयर एक टाइम दिया किसी सेंटेंस में, तो ये आपको टाइम एंड टेंस में भी सिखाया गया। यस्टरडे हो, लास्ट ईयर का, लास्ट का कुछ भी हो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, तो हम सिंपल पास्ट चुनते हैं। सिंपल पास्ट लगाना है। अगर आप यहाँ हेड लगाते हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट यहाँ आएगा। और कहाँ, यहाँ आपने दोबारा कर दिया बट ही हैड फेल्ड, तो ये और ज़्यादा गलत हो रहा है, ये और ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद, एग्जाम के बाद फेल हो रहा है, तो बाद वाले एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट नहीं चुनते, हम पास्ट के पास्ट के लिए चुनते हैं। बीते से भी बीता एक्शन, पास्ट का भी पास्ट एक्शन, तब चुनते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम एंड टेंस में कुछ 5-7 टाइम्स इस तरह के हैं जहां आपको सीधा ध्यान होना चाहिए, आपको बोलते ही पता चलना चाहिए। एक तो ये लास्ट वाला, जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह हो। दूसरा, जब पास्ट में 2 एक्शंस, ध्यान से सुन लीजिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। जब पास्ट में 2 एक्शंस एक साथ हुए हों तो टेंस कौन से चुनने हैं, और पास्ट में 2 एक्शन एक के बाद एक हुए हों, एक खत्म होने के बाद दूसरा, तो फिर कौन सा टेंस चुनना है। एक्शन नंबर 1 पास्ट परफेक्ट में, एक्शन नंबर 2 सिंपल पास्ट में, ये पहले सारे बताए हुए हैं तो मैं दोबारा नहीं बोल रहा सारे। आप टाइम एंड टेंस का एक बार थोड़ा सा चार्ट देख भी लें, उस टॉपिक को देख लें, तो उसमें कौन कौन से खास हैं उसको पहले रखें, पहले 5 पॉइंट्स में रखें। उसके बाद आते हैं
बाय नेक्स्ट ईयर हो तो कैसा करता है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपने पहचान लिया था बाय नेक्स्ट ईयर में टेंस कौन सा आएगा, वो सही पहचाना था, ठीक है। सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस, मैं एक बार जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता मैं बता दूं, टेक प्लेस का मीनिंग होता है, टेक प्लेस का मीनिंग होता है हैपन, होना। जैसे कि एक छोटा सेंटेंस लो, एनुअल फंक्शन विल टेक प्लेस ऑन मंडे, एनुअल फंक्शन विल टेक प्लेस, स्थान लेगा नहीं, होगा। एनुअल फंक्शन मंडे को होगा, तो होगा के लिए आप टेक प्लेस यूज करते हो, है ना, किसी इवेंट का होना, ठीक है। तो यहाँ पास्ट में लिखा टुक प्लेस, इसका मतलब हुआ, क्या हुआ, सेवरल ग्रेट बैटल्स, बैटल्स होते हैं युद्ध, ग्रेट बैटल्स महान युद्ध यानी बड़े युद्ध, बड़ी लड़ाई, ठीक है। सेवरल कई सारे, मैनी की जगह यूज हुआ है, मैनी ग्रेट बैटल्स हुए, टुक प्लेस का मतलब हुए, अमंग, सेंटेंस में कुछ ऐड करना बाकी था, मैं यहां कर देता हूं, अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। यहां अमंग के बाद कुछ नहीं लिखा, टाइप में होना चाहिए था द ब्रिटिश, मैंने ठीक कर दिया, अभी सेंटेंस को ठीक किया, आंसर नहीं दिया। अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स, तो ब्रिटेन देश के और अमेरिका के बीच काफी सारे बैटल्स हुए, युद्ध हुए। हाँ, अब पहचाना है सही, एस पे चलिए सही आंसर देगा, अमंग की जगह बिटवीन आएगा, आंसर होना चाहिए बिटवीन, ठीक है, पहचान लिया। एक छोटी सी बात और देख ले, चलो लास्ट में करते हैं, है ना, चैन नहीं तोड़ते हम, एक बार कंटिन्यूटी तोड़ते नहीं है, छोटी सी जो है सब सिखानी है, इतना कुछ बड़ी भी नहीं थी, इतना कहना चाहता था कि आपको मालूम है बिटवीन आएगा, आपको मालूम है अमंग कहाँ आता है, अमंग कहाँ आता है, जब दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, दो से ज़्यादा एंटिटी हों, बॉडीज़ हों, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन दो लिख रखे हैं, तो दो से ज़्यादा होते तो यहाँ अमंग आ जाता। आप थोड़ा सा ये भी देखें कि अमंगस्ट कहाँ आता है, आपको ये भी देखना है कि अमंगस्ट कहाँ यूज़ होता है, बस। तो मैं बड़ा जल्दी बता के आगे निकल रहा हूँ, अमंगस्ट तब यूज़ करते हैं जब आगे का वर्ड किसी वोवल से स्टार्ट हो, इतनी सी बात थी। अमंगस्ट अस, आगे का वर्ड वोवल से स्टार्ट है, अस उसकी वोवल साउंड है, इनिशियल साउंड, इसलिए आप अमंगस्ट बोलते हैं वहां, और कोई फर्क नहीं। चलते हैं आगे बढ़िए। इट इज़ द टाइम शी गो टू बेड, पहले सेंटेंस आ चुका, अच्छे से रुक के बताया गया था जब ये टॉपिक चल रहा था, अच्छे से रुक के बताया गया था जब ये टॉपिक चल रहा था। इट इज़ द टाइम शी गो टू बेड, तो ये सेंटेंस देखने में छोटा है, अगर आपको याद है या आपने पढ़ा है तो देखते हैं आंसर क्या आता है। इस तरह का सेंटेंस बनता है एग्जाम में, हक बनता है इस तरह के सेंटेंस का आने का, सही बात तो ये है। चलिए आंसर दीजिए, फिर देखते हैं सही आता है या गलत। बिल्कुल सही, SG गेमिंग चैनल पहला आंसर दिया है और एकदम सही दिया है, शी वेंट टू बेड होना चाहिए। इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इन एक्सप्रेशन में, टाइम के इस तरह के एक्सप्रेशन में आप आगे सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। और मैंने बताया था पहले भी, अब भी सुन लीजिए क्या मतलब बन गया इसका। शी वेंट टू बेड का मतलब तो होता है वो सो गई, बिस्तर पे जाने का मतलब, गो टू बेड का मतलब सोना होता है, जाना, सोने के लिए यूज होता है। वेंट यूज हो गया। एक आंसर आ रहा है सर गोज होगा, सुन लीजिए कोई बात नहीं, आपने गलत दिया सही लिया उसका मैटर नहीं है, क्योंकि शी के साथ गो लिखा है तो आपका ध्यान ही यहाँ लाया गया है कि आप गोज करेंगे। तो सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो आप लिख के चले जाएंगे इट इज़ दैट टाइम शी गोज टू बेड। आपको सिर्फ इतना ध्यान है कि शी के साथ तो गोज आना चाहिए, लेकिन उसने चालाकी खेली है कि वेंट क्यों आएगा, आप टाइम देख लीजिए, आगे सिंपल पास्ट आना चाहिए। इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो आगे सिंपल पास्ट टेंस आता है। चलिए आगे। और मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग बन रहा है, जो आप कह रहे हो शी वेंट टू बेड, तो ये शुड का मीनिंग दे गया, उसको सो जाना चाहिए।
बड़ी अजीब सी बात, स्ट्रक्चर कुछ है, मीनिंग कुछ है ना। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम के लायक बनते हैं। इट इज़ द टाइम करने के बाद जब आप शी वेंट टू बेड का मीनिंग जानने लगे तो उसको सो जाना चाहिए, बेड पे चले जाना चाहिए। शुड का मीनिंग आता है लेकिन शुड लिखा नहीं होता। चलिए आगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्लैरिटी है? उतनी नहीं है, अब ठीक है। There are many ways to which you can solve the problem. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा किस सेंटेंस के रैंडम वीडियोस एक बार साफ कीजिए क्वेश्चन को। क्या आप वही पूछ रहे हैं जो अभी सेंटेंस निकला कि शी वेंट टू बेड और उसमें गो की जगह गोज नहीं होगा? तो अगर वही क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, जब हमने करी शी वेंट टू बेड देना है तो फिर सिंगुलर प्लूरल की बात खत्म हो जाती है, क्योंकि सिंपल पास्ट में सिंगुलर प्लूरल के साथ वर्ब चेंज नहीं होती ना, है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट रखते तो मैटर रहता, शी के साथ गोज ही आता है, गो नहीं आता। जब हमने करना ही उसको वेंट है, क्यों करना है? इट इज द टाइम के बाद सिंपल पास्ट लिखना है, हमने डिफरेंशिएट करना ही नहीं है तो इसलिए। हाँ ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मीनिंग तो समझ में आ गया, कई तरीके हैं, कई तरीके जिनके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये कहा गया है। क्या आंसर आता है? और अगर लोकेशन भी सही बताई आपने तो भी चलेगा, एक बार लोकेशन देख लूं कहां आपको लगता है ये गलत हो रहा है। देयर आर मैनी वेज, कई तरीके हैं। क्या आना चाहिए? ओके चलो, जो भी आंसर रहा हो, ज़्यादा देर नहीं रुकते, जो भी आपका आंसर रहा हो। कोई आंसर आया नहीं अभी तक? देर आर मैनी वेज, लोकेशन सही पहचानी थी थोड़ी देर पहले और मैसेज अब शो नहीं हो रहा। देर आर मैनी वेज, टू विच की जगह आना चाहिए बाय विच। टू की जगह क्या आना चाहिए? बाय विच। बाय विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। टू की जगह बाय होगा यहाँ, तो सेंटेंस सही बैठेगा। चलिए नेक्स्ट। सेंटेंस मिसलेनियस टॉपिक से लिए गए हैं, एक ही टॉपिक नहीं चल रहा है, मिले जुले टॉपिक हैं, उनमें से सेंटेंसेस बनाए गए हैं और सोच समझ के बनाए गए हैं। कहीं से ये नहीं कि उन बुक से सीधा सेंटेंस उठाया। तो क्या आना चाहिए, इस तरह की बात RAS का पेपर होने वाला है, उसके अंदर इस तरह की बात पूछी जा सकती है। उनको कोशिश की जाती है कि इस तरह की स्ट्रक्चर लाएं, इस तरह का सेंटेंस हो, हाँ लगे कि कुछ ना कुछ बन रही है बात। माई ब्रदर वुड हैव लेंट मी मनी इफ ही वॉज नोइंग। हाँ, एक आंसर अब सही आया। आंसर सही आ गया तो मैं भी ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, देखते हैं क्या कहते हैं। हैड नॉन, वाज नो नहीं, हैड नॉन। क्यों आया हैड नॉन? ये जो लास्ट में आ रहा है ना, इफ ही वाज नोइंग, इसकी जगह हैड नॉन ही क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा न्यू? और क्यों नहीं आएगा कुछ और जो आप आंसर दे रहे हैं? क्या आंसर है? वाज नो या वॉज की जगह वर होगा, ऐसा नोइंग नहीं होगा, तो आपको बताना था क्या होना। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एक कंडीशनल सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर तीनों दिमाग में रखनी है। 3 सेंटेंसेस ही आपको सारे टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। आपके 3 सेंटेंसेस कौन से 3? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड।
ये 3 सेंटेंसेस ही पूरे टॉपिक को, लगभग 90% टॉपिक को समेट देते हैं। तो आपको कंडीशनल में 3 सेंटेंसेस, देखिए ये टॉपिक जो है ना कंडीशनल का, ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह तैयार ना करें कि पहले ये आ गया, बाद में वो आ गया, बाद में ये आ गया, पहले ये होना चाहिए, ठीक है। स्पीड इसमें बहुत कम रह जाएगी। आप इस टॉपिक को बोल के निकालें, आपका टॉपिक एकदम 100% तैयार हो जाएगा। और दुनिया की कोई भी बुक सामने पड़ी हो, कितना भी मुश्किल सेंटेंस हो, आप उसको बोल के निकाल दें। कल टॉपिक जो सिखाया था वो था कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में भी ऐसा ही करना है आपको। कॉजेटिव वर्ब में पहले तो आपने ढूंढ के ठीक कर लिया है, टू आएगा, टू नहीं आएगा, या थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी, या बेयर इन्फिनेटिव नहीं, यहाँ टू इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन उसके बाद आप 10-15 सेंटेंसेस को इतनी तेजी से बोलने की कोशिश करें ताकि दिमाग में एकदम बात साफ हो जाए कि कहाँ कौन सी आनी थी, मुझे फटाफट पता चल रही। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये ऐसा लगेगा टॉपिक इतना ईजी था, ऐसे माथापच्ची की उस दिन, ये लगने लग जाएगा आपको। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, ठीक है, करेक्ट। उसकी नकल करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वुड हैव थर्ड फॉर्म निकल गई है, वुड हैव थर्ड फॉर्म निकल गई है, और दूसरा हिस्सा आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा हिस्सा आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड नोन इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए दीजिए आंसर। The sentence is the police arrested a thief who had stolen jewelry from jewelry shops. पुलिस ने उस चोर को अरेस्ट कर लिया जिसने ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराई थी। शॉप्स से मतलब जरूरी नहीं एक दुकान से, कई दुकानों से चुराई होगी तो ज्वेलरी शॉप्स लिख दिया। क्या आंसर होना चाहिए? The police arrested a thief who had stolen jewelry from jewelry shops. उम्मीद है आपका आंसर राइट आएगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ने से भी थोड़ी सी बात खटक रही है। नहीं, अभी सही नहीं आया आंसर। वुड स्टील इज नॉट द राइट आंसर। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ। अगर देखा जाए, ठीक है, सेंटेंस को मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये किसने दिया आंसर? रैंडम वीडियोस। एक सेंस जो दूसरा सेंस बन रहा है ना, आपका आंसर सही जा रहा है। देखा जाए तो वुड स्टील भी ठीक है, वुड स्टील भी ठीक है, क्योंकि मीनिंग एक बना रहा है। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ हु वुड स्टील ज्वेलरी फ्रॉम, मतलब जो ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराया करता था। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, रैंडम वीडियोस के नाम से जो आंसर दिया गया वो राइट आंसर बन सकता है, लेकिन अगर पूरे सेंटेंस को रीराइट करना पड़ जाए, दोबारा लिखना पड़ जाए, तो आपके सेंटेंस में अभी भी गड़बड़ है। आपने हैड स्टोलन की जगह वुड स्टील किया, काफ़ी हद तक आंसर सही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने इस तरह पूरा ही रीराइट कर दिया, हैड स्टोलन की जगह वुड स्टील, तो आंसर आपका गलत माना जाएगा। अभी तक नहीं पहचाना? अजी सिंपल सी बात थी। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, उस चोर को अरेस्ट कर लिया जिसने, आगे स्पेसिफिक बन रहा है। किसको अरेस्ट किया? कौन से चोर को? किसी भी चोर को नहीं, उस चोर को जिसने ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराई थी। और ए की जगह क्या हो जाएगा? यहां आर्टिकल की गलती हो रही है, द थीफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? द थीफ आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर यहां द थीफ लिखा और यहां हैड स्टोलन लिखा और हमने बोला सेंटेंस करेक्ट है, और आपने कहा कि हैड स्टोलन की जगह वुड स्टील भी आ सकता था, वो करेक्ट था, वो सही आंसर था। हैड स्टोलन अपनी जगह सही है, वुड स्टील का एक जो मीनिंग बनता है, चुराया करता था, करेक्ट मीनिंग है, लेकिन ए की जगह द आना था, क्योंकि एक स्पेसिफिक चोर की बात हो रही है, तो आर्टिकल की गलती थी यहाँ, बाकी सारा सेंटेंस राइट था। चलिए आगे।
The success of our efforts depend on how much hard work we had put in. एक फ्रेजल वर्ब यूज की गई है इसमें, पुट इन लास्ट में। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत हो तो पुट इन का मीनिंग देखो, पुट से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनका मीनिंग आपको आना चाहिए। क्या पुट आउट होता है, क्या पुट ऑफ होता है, क्या पुट इन होता है ना, क्या पुट अप विद होता है। तो मैंने 4 बोली तो 2 शायद हो सकता है आपको चारों आती हो, लेकिन ज़्यादातर देखिए ज़रा, राजवंश बफरिंग प्रॉब्लम बता रहे हैं। होनी तो नहीं चाहिए, आवाज़ तो सही आनी चाहिए, वीडियो सही जानी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ देखिए ज़रा, अब है एस पी चालिए बफरिंग प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो अब है क्या? माइक को ऑन ऑफ करूं? नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। हाँ उधर से कोई एस पी चालिया की तरफ से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ गुड सर, ठीक है। ऑल राइट, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन, काफ़ी देर से पहचाना नहीं, ठीक है। और क्या लिखा है सर, मैं नॉट, ठीक है, जो भी आपका आंसर रहा हो यहाँ डिपेंड्स आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन था, तो वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन है? सक्सेस, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स। सेंटेंस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जिसके साथ वर्ब बैठ रहे ना उसके पास वाला वर्ड प्लूरल लिख दिया जाता है, ताकि ये लगे कि ये प्लूरल के इसके हिसाब से वर्ब आ रही है तो डिपेंड ही होना चाहिए। एक्चुअली वो सब्जेक्ट के अनुसार चल रही है। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, क्या चीज़ निर्भर करती है? हमारे एफर्ट्स की सक्सेस, सीधा नहीं लिखा हमारे एफर्ट्स निर्भर करते हैं, सफलता निर्भर करती है, तो सब्जेक्ट आपके पास द सक्सेस है इसका, इसलिए डिपेंड्स आएगा। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत प्यारा सेंटेंस है, इजी भी है, मीनिंग भी समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर देते हो। आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बोर्ड पे पहला सेंटेंस है आज का जो राइट है? वेटिंग फॉर द आंसर। ओके ठीक है, आई यूज टू गेट होगा, चलो एक आंसर आया है, कोई बात नहीं, गॉट अप होगा, ठीक है। पहचान नहीं पाए, इसका मतलब सेंटेंस को अभी पहचान नहीं पाए हो। एम नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ किसी सेंटेंस में नहीं भी पहचान पाए तो इसको इम्पोर्टेंट मानिए आप। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर सही है, देखिए आंसर क्या आता है, ये स्ट्रक्चर सही जा रही है। आपके पास बी प्लस जब यूज टू हो ना, आप इसको ये देख रहे हैं कि मॉडल की तरह यूज हुआ है, एक्चुअली ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है। आई एम यूज टू मतलब मैं आदी हूँ, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, मैं आदी हूँ सुबह जल्दी उठने का, है ना। और जब आप यूज टू प्रेजेंट में यूज कर देते हैं, बी प्लस यूज टू को यूज कर देते हैं, इज यूज टू, आई एम यूज टू, वी आर यूज टू, तो बी की कोई फॉर्म के साथ आई वॉज भी हो सकता था, आई वॉज यूज टू, दे वर यूज टू, बी की किसी फॉर्म के साथ जब यूज टू आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर मॉडल की नहीं रखी गई है, उसको थोड़ा सा देख लें।
स्ट्रक्चर मॉडल की नहीं रखी गई है। यूज टू आपको ध्यान है एक मॉडल होता है जो वुड की जगह यूज हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक आंसर दिया गया था, द थीफ वुड स्टील ज्वेलरी फ्रॉम ज्वेलरी शॉप्स। तो वुड स्टील या यूज टू स्टील एक ही बात है, चुराया करता था, हम ऐसा किया करते थे। वी यूज टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, हम पूरा दिन खेला करते थे। हाँ, अब आ गई बात, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो आगे जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। आई एम यूज टू, मैं आदि हूं किसका, गेटिंग अप अर्ली। टू, ये टू के साथ गेट नहीं है, यूज टू लिखा है, यहां तक बात आई है। आई एम यूज टू, मैं आदि हूं। तो यूज टू जब आप प्रेजेंट में मीनिंग दे रहे होते हैं तो आपको आगे वर्ब आईएनजी में लगानी चाहिए, गेटिंग अप आएगा। ठीक है, क्या कहता है सेंटेंस? छोटे सेंटेंसेज हैं, बड़े भी नहीं हैं। बड़े में पहचानना मुश्किल होता है, छोटे सेंटेंस में पहचानना आसान है। उम्मीद है आंसर राइट आएगा। हरीश डेयर नॉट टू गो देयर, हरीश की हिम्मत नहीं है वहां जाने की, ये सेंटेंस का मीनिंग है ना। हाउ डेयर यू, बहुत बार सुना है हमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, कोई बात नहीं। तो आपको यहां से मिल रही है ना बात कि हर वर्ड को जो मॉडल नजर आता है उसको मॉडल समझना नहीं है, उसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, हमें यहां से पता चल गया। कोई बात नहीं। तो SP चालिए लिखते हैं, डेयर्स आएगा। हरीश डेयर्स, ठीक है। अगर डेयर्स आएगा, रीराइट करेंगे सेंटेंस, तो फिर क्या डेयर को डेयर्स करने से, ये भी ठीक है आपकी बात, लेकिन डेयर नॉट लिखा है तो डेयर नॉट मॉडल लिखा है। चलो एक बार मैं अपनी बात को यहां फिक्स कर देता हूं। अगर डेयर नॉट मॉडल लिखा है, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। अगर डेयर नॉट यहां मॉडल लिखा है तो फिर सेंटेंस रीराइट करते समय और क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। एक आंसर देता है तो सबको पता चल जाए। एक मॉडल लिखा है तो आगे आंसर का इंतजार कर रहा था मैं, शायद सही दे दो। जब आपको लगे, बता ही दिया मैंने, ये एक मॉडल लिखा है, बता दिया, तो आप इसकी जगह दूसरा मॉडल जो आपको आसान लगता है उसको प्लेस करके देखो सेंटेंस कैसे बनता है। वो आपको सेंटेंस बता देगा, आपको नियम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि भूल गए कि इसमें क्या आना चाहिए था क्या नहीं। एक सेंटेंस जो मॉडल यूज हुआ है, डेयर नॉट और नीड नॉट, आपको मालूम है नेगेटिव में यूज होते हैं। डेयर नॉट और नीड नॉट नेगेटिव में यूज होते हैं, है ना। तो नेगेटिव यूज हुआ है तो मॉडल यूज हुआ है, और जब मॉडल यूज होता है तो आगे टू नहीं लगता। जैसे कि हम इसको कर देते कैन नॉट, हरीश कैन नॉट टू गो देयर या गो देयर, क्या सेंटेंस होता, हरीश कैन नॉट गो देयर, ऐसे होता। तो इसलिए हरीश डेयर नॉट, और डेयर्स नहीं लिखा क्योंकि नेगेटिव लिखा है, तो मॉडल समझ के आप इसको ट्रीट करें। ओके, चलिए आगे। मॉडल की बात मॉडल के टॉपिक में हो चुकी, इसलिए दोबारा अगर छेड़ते हैं बात को, पूरी बात को, तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि पढ़ाया जा चुका। आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे बताई थी, और वीडियो में भी पूरी वीडियो हम अगर एक पॉइंट पे नहीं देखना चाहते तो हम उतना पार्ट दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में नीड नॉट डेयर नॉट की बात आई, उसी उन्हीं सेंटेंसेस को पढ़ाया गया, तो हम 2 मिनट बाद देख लें कैसे बताया गया। ओके, व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। मीनिंग तो समझ में आ गया। देखते हैं आंसर क्या देते हो। नंबर 14 का आंसर क्या है आपके पास। क्या आंसर देते हैं आप, देखते हैं।
करेक्ट आंसर दिया गया। नहीं चालिया जी, ये ज़्यादा गलत हो गया। व्हेन डिड बॉर्न गांधी जी, ज़्यादा गलत हो गया, उल्टा। आपके आगे पीछे जो आंसर चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। व्हेन वॉज गांधी जी बॉर्न आना चाहिए, व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न नहीं, व्हेन वॉज गांधी जी बॉर्न। एक पैसिव की तरह स्ट्रक्चर चल रही है, व्हेन वॉज गांधी जी बॉर्न, व्हेन डिड नहीं। और वैसे भी दिखाई दे रहा है, बेयर, बोर, बोर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वैसे भी दिखाई दे रहा है हमें कि वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड लगी है, BEAR फर्स्ट, बेयर, बोर, बॉर्न तीन फॉर्म तीसरी लगी हुई है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन है वॉज गांधी जी बॉर्न। चलिए आगे। वी मस्ट कैरी आउट और कैरी अवे द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, दोनों में से क्या आना चाहिए? यू हैव टू फ्रेजल वर्ब्स हियर। यहाँ दो फ्रेजल वर्ब आपको दी गई है, कैरी आउट आएगा या कैरी अवे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं पिछले पेपर में भी कि दो फ्रेजल वर्ब रख दी जाए और आपको पहचानने के लिए कहा जाए। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। वी मस्ट कैरी आउट या वी मस्ट कैरी अवे द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। और शायद मैं अगर इसकी हिंदी बोल दूं, मीनिंग बोल दूं, तो आप आंसर सीधा पहचान सकते हैं। कैरी आउट आंसर आ चुका है। कैरी आउट पालन करने से मतलब है अबाइड बाई। यहाँ कैरी आउट का जो मीनिंग है अबाइड बाई, एग्जीक्यूट भी मीनिंग होता है इसका। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल के आदेशों को मानना चाहिए। मानना, अबाइड बाई करना, हाँ, एग्जीक्यूट, अबाइड बाई, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो यहाँ मीनिंग जो जा रहा है वो पालन करना चाहिए आपको। कैरी आउट आएगा। कैरी अवे मीनिंग भावनाओं में बह जाना। आई वॉज कैरिड अवे मतलब थोड़ा इमोशनल हो गए, उसके बाद कईयों से ये सेंटेंस सुनते हैं, सॉरी आई वॉज कैरिड अवे, तो उसका मतलब होता है भावनाओं में बह जाना। यहाँ मीनिंग वो नहीं था पूरे सेंटेंस में, अबाइड बाई करना, पालन करना था। नेक्स्ट, द सेंटेंस इज द फायर वाज पुट ऑफ और पुट आउट इन नो टाइम। इसका मतलब बहुत जल्दी, इन नो टाइम मतलब समय नहीं लगाया, बहुत जल्दी आग पर काबू पाया गया, बुझा दी गई, ये मतलब बनता है। क्या आना चाहिए? पुट ऑफ या पुट आउट? पुट ऑफ आएगा या पुट आउट आएगा? आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर है। नितेश वर्मा जी भी आंसर दे गए हैं, थोड़ा ध्यान रखें। पुट आउट इसका आंसर है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। और पुट ऑफ जो होता है इसका एक मीनिंग तो होता है यू हैव वॉर्न समथिंग लाइक कैप, उसको उतारना। आपने कहानी सुनी होगी कैप सेलर मंकी, उसी की लाइन उठाता हूं। द कैप सेलर पुट ऑफ हिज कैप, द मंकीज ऑल्सो पुट ऑफ देयर कैप्स। पुट ऑफ मतलब एक तो हो गया उतारना। दूसरा सेंटेंस से जाने पुट ऑफ का मीनिंग, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। क्या मतलब बनता है इस सेंटेंस का? डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज जिस काम को कर सकते हो उसको कल पर मत टालो। तो आगे उसको पोस्टपोन करना, उसका मतलब बनता है पुट ऑफ। पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना। पुट से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दीजिए, और मैंने शायद पहले भी बोला है। पुट आउट क्या है, पुट ऑफ क्या है, पुट अप विद क्या है, पुट इन क्या है, पुट फोर्थ किसको कहते हैं। तो पुट से बनने वाले कुछ 5-7 होंगी, इनके कुछ 2-2 सेंटेंसेस देखिए एक बार। चलिए आगे।
आई वॉज टेकन अबैक के टेकन डाउन बाय हिज ओडेसिटी। ओडेसिटी का मीनिंग 2 दिन पहले सिखाया गया। ओडेसिटी का मीनिंग जो होता है, क्या मीनिंग होता है? ओडेशियस वर्ड था, है ना, ओडेशियस, साहसी। तो ओडेसिटी साहस होता है, निडरता मीनिंग होता है इसका। तो मैं शायद मीनिंग बताऊंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं एक बार आंसर आप दें, फिर मुझे तो देना ही है। क्या आंसर आना चाहिए? आई वॉज टेकन अबैक या टेकन डाउन बाय हिज ओडेसिटी। उसका साहस देखकर मैं, आंसर बोल दूंगा शायद, मैं हिंदी बोल दूंगा तो इसकी, तो मैं वेट कर रहा हूं। टेकन अबैक आंसर सही आया। नीलेश है, नितेश है। आंसर सही आया। टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, हक्का बक्का रह गया, सरप्राइज्ड रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। अबैक होगा, करेक्ट आंसर आ रहा है। आई वॉज टेकन अबैक इसका आंसर है हैरान होना। नेक्स्ट देखिए, टेक डाउन जो अभी वर्ड आया था उसका जो मीनिंग है, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है। अभी मैंने बोर्ड पे मान लीजिए कुछ लिखा है और आपसे कहा कि टेक इट डाउन क्विकली। टेक डाउन मतलब कुछ उतार लेना, बोर्ड से उतारो, इसको बोर्ड से उतारो, अपनी कॉपी में लिख लो टेक डाउन, ठीक है। फाइनली शी बैक्ड, साफ क्यों नहीं हो रहा ये? फाइनली शी बैक्ड ऑफ या बैक्ड आउट फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। फाइनली शी बैक्ड ऑफ या बैक्ड आउट फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। क्या आंसर आना चाहिए? हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ। राजवंश, कैन वी सेंड पीडीएफ ऑफ दिस मैडम? पीडीएफ भेज सकते हैं ना? हाँ, मिल जाएगी। हाँ ठीक है, दोनों मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं, थोड़ा देखें, दोनों का मीनिंग बता रहा हूँ। आंसर है इसका बैक्ड ऑफ। आंसर क्या है? बैक्ड ऑफ। बैक्ड ऑफ और बैक आउट। तो पहले तो बैक आउट का मतलब मैं समझा दूं, सिंपल सा होता है मुकर जाना। इस सेंटेंस में मुकर जाना का जवाब नहीं, मुकर जाना इसका मतलब नहीं बनता। फाइनली शी बैक्ड ऑफ आउट, सॉरी, फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो जो मीनिंग बन रहा है बैक्ड ऑफ का, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। क्या मतलब बन रहा है? टू चूज नॉट टू टेक एक्शन या टू रिट्रीट, किसी एक्शन को पूरा करने से पहले पीछे हट जाना, रिट्रीट होना। और बैक आउट होता है मुकर जाना, बात से मुकरना, प्रॉमिस से मुकर जाना, ठीक है। तो यहां बैक्ड ऑफ होगा, ठीक है। क्लेम नहीं किया मतलब ये है, आई कैन नॉट पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम माई सन। क्या आंसर होना चाहिए? छोटा सा सेंटेंस है, आई कैन नॉट पार्ट विद के पार्ट फ्रॉम माई सन आएगा। पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम, क्या आना चाहिए? पार्ट विद पढ़ा हुआ है आपका, आपका पढ़ा हुआ है, पार्ट विद पढ़ा हुआ है। क्या पार्ट फ्रॉम भी पढ़ा हुआ है? होती दोनों हैं फ्रेजल वर्ब्स। पारस सही आंसर दे गए, यहां आएगा पार्ट फ्रॉम। अब क्या मीनिंग में फर्क है? ध्यान दें, मीनिंग में फर्क क्या है कि पार्ट फ्रॉम समवन एंड पार्ट विद समथिंग, इतना ही फर्क है। क्या फर्क बताया? पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी से बिछुड़ना, अपने सगे संबंधी से, लव्ड वन से, समवन से। और किसी चीज से बिछुड़ना, जैसे पार्ट विद मनी, आई डोंट वांट टू पार्ट विद माय प्रॉपर्टी। बड़ी मुश्किल से बनाई है मैंने लाइफ में,
तो पार्ट विद माई प्रॉपर्टी, पार्ट विद माई मनी, है ना। किसी चीज़ से अलग होना, तो किसी चीज़ से अलग होना पार्ट विद आता है। पार्ट फ्रॉम किसी सगे संबंधी से, अपने लव्ड वन से दूर होना पार्ट फ्रॉम आता है। और भी है हमारे पास, देखते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास थोड़ी सी देर से लगी लेकिन उतना काम हमने कर दिया है जितना हम रोज़ उसके नज़दीक तो आए गए हैं। तो आपने देखा कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि देखने में आसान हो, हमारी एक पढ़ी होती है दूसरी नहीं पढ़ी होती, तो हम उसके ऑप्शन को चुन लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, जो आपकी सिंगल पढ़ी हुई है, जैसे ये पार्ट विद पार्ट फ्रॉम चल रही है, तो इसके आसपास के 2-3 को भी ध्यान दें कि पार्ट से बनने वाली, पुट से बनने वाली दो, जिस तरह मैंने यहाँ शो किए कि एक ही वर्ड से बन रही हैं दोनों, थोड़ा थोड़ा फर्क है तो क्या मतलब होता है उसका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कुछ ना कुछ इन सेंटेंसेस से बेनिफिट मिलेगा। कल फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।